नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। भारत में घुसपैठियों को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है और इसी को लेकर एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। मेडिकल की पढ़ाई करने आया खालिद मोहम्मद पुणे में बीवी बच्चे के साथ बस ही गया। इसी मामले पर अब बवाल हो गया है और हाई कोर्ट की एंट्री भी हो गई है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। हाई कोर्ट ने जिहादियों को लताड़ा, मेडिकल की पढ़ाई के बहाने घुसपैठ, पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए 50 परिवार। भारत में अवधि से ज्यादा समय तक ठहरे एक शरणार्थी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने यमन के शख्स को पड़ोस में पाकिस्तान या किसी खाड़ी देश में जाने तक की सलाह दे दी है। हाल ही में पुणे पुलिस की तरफ से उसे लीव इंडिया नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वो 10 सालों से भारत में रह रहा है। मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान के बेंच कर रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जजों ने कहा कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं जो पड़ोस में ही है, या आप किसी भी खाड़ी देश में जा सकते हैं। भारत के उदार रवैये का गलत फायदा न उठाएं। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी एक यमनी प्रवासी को लेकर कही। ये यमनी नागरिक खालिद गमोई मोहम्मद हसन भारत में कई वर्षों से बिना वीजा के रह रहा था। उसके साथ उसकी एक पत्नी और बेटी भी भारत में रह रही थी। उसका वीजा कई वर्षों पहले खत्म हो चुका था, लेकिन वो भारत छोड़कर नहीं जा रहा था। यमन के नागरिक खालिद गमोई मोहम्मद हसन भारत में तय अवधि से ज्यादा रह रहे थे और उन्होंने पुलिस की तरफ से जारी नोटिस को भी कोर्ट में चुनौती दे दी। पुणे पुलिस ने इस संबंध में उसे देश छोड़ने का नोटिस थमाया था, जिसके खिलाफ वो बॉम्बे हाईकोर्ट चला गया था। खालिद का कहना था कि उसके पास संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए शरणार्थी कार्ड है। उसका कहना था कि यदि उसे भारत से बाहर किया गया तो ये भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन होगा। खालिद की भारत आने की पूरी कहानी। खालिद 2014 में पढ़ाई करने के लिए भारत आया था और 2015 में उसकी बीवी भी भारत आ गई थी। उसकी एक बेटी भी है जिसका जन्म भारत में ही हुआ है। उसका वीजा 2017 में खत्म हो गया था। इसके बाद भी वो भारत में ही रह रहा था। फरवरी 2024 में वो पुणे पुलिस ने देश छोड़ने के लिए उसे नोटिस दिया था। इसके बाद अप्रैल में भी उसे नोटिस दिया गया, लेकिन वो यहां से नहीं गया। खालिद का कोर्ट से कहना था कि वो ऑस्ट्रेलिया में शरण मांग रहा है, जिसके लिए वो कागज तैयार करा रहा है और जब तक उसे ऑस्ट्रेलिया में शरण ना मिले उसे भारत में रहने दिया जाए। कोर्ट ने खालिद से कहा कि जब उसके पास UNHCR का दिया कार्ड है तो वो विश्व के 129 देशों में जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वो खालिद को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन दे सकता है ताकि जिसके बाद वो भारत छोड़ दे। खालिद ने इस दौरान अपनी बेटी के लिए भारत की नागरिकता मांग ली। इस पर भी कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी, क्योंकि कोर्ट ने वकील से इस संबंध में सवाल किया। पाटिल ने कहा, मिलॉर्ड, अगर कोई पेरेंट भारतीय है तो जन्म से ही भारतीय नागरिकता मिल सकती है। यहाँ दोनों यमन से हैं। साथ ही बच्ची का जन्म माता पिता का वीजा खत्म होने के बाद हुआ है, जिसका मतलब है कि पेरेंट्स अवैध प्रवासी है। ऐसे में बच्ची को नागरिकता नहीं दी जा सकती। इस केस के बाद अब आपको यूपी में बढ़ते रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में एक रिपोर्ट बताते हैं, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सलौन में 19,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद हुई पड़ताल में पता चला कि इन सभी का इस्तेमाल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यूपी समेत अन्य राज्यों में बसाने के लिए किया जा रहा था। जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले जिशान समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस मामले की जांच यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्याओं को अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कराकर अधिकांश घुसपैठियों के कागजात यूपी में ही तैयार कराए जा रहे थे। हालांकि इन्हें बसाया अन्य राज्यों में जा रहा था। फर्जी कागजात बनाने का अड्डा बने छोटे जिले।
अब तक की यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश की सीमा से रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल के रास्ते से यूपी के गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में लाकर रखा जाता था। इसके बाद इन सभी रोहिंग्याओं की तस्वीर खींचकर उसके दस्तावेजों को बनवाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। रोहिंग्या को भारतीय बनाने का गिरोह कैसे करता था काम? इसके लिए दलाल छोटे जिले जैसे रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, बस्ती, संबल, सहारनपुर में अपने ऐसे एजेंट्स को जिम्मेदारी देते थे जो पहले से ही जन सुविधा केंद्र चला रहे होते हैं। ये एजेंट उनके जन्म प्रमाण पत्र, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं। उसके बाद उसी के आधार पर आधार कार्ड बनवाकर उन्हें पहले से गोरखपुर, वाराणसी और कानपुर में ठहराए गए रोहिंग्याओं को बांट दिया जाता था। भाषा बोली के हिसाब से राज्यों में भेजे जाते थे रोहिंग्या। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया कि यूपी के अलग अलग जिलों में दस्तावेज तैयार करवाने के बाद रोहिंग्याओं को हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती थी। करीब 2 महीने उन्हें भाषा सिखाने के बाद हर ग्रुप को उसके बोलने के लहजे के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेजा जाता था। इसमें दिल्ली, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल है। यहाँ ये रोहिंग्या यूपी के निवासी बनकर रहते और मजदूरी करते थे। जांच में यह भी सामने आया है कि यूपी में चुनाव के समय इन सभी रोहिंग्याओं को उनके दस्तावेज से संबंधित गांव भी बुलाया जाता। इतना ही नहीं, इन्हें पैसों का लालच देकर इनसे देश विरोधी गतिविधियां भी अंजाम दिलाई जाती थी, जिसमें सरकार के खिलाफ विद्रोह, गजबाए हिंद के अभियान में शामिल होना, दंगों और हिंसा में शामिल होना आदि है। यूपी एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि बीते कुछ समय में यूपी के अलग अलग जिलों से दस्तावेज तैयार कराकर रोहिंग्याओं को सबसे अधिक जम्मू कश्मीर भेजा गया। इसके पीछे जम्मू कश्मीर की जनसांख्यिकी को बदलने की साजिश है। ये सभी रोहिंग्या बंगाल से वाराणसी और कानपुर आते हैं। यहाँ कागज तैयार करवाकर ट्रेन के जरिए जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन खुद मानता है कि उनके यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार के 13,500 लोग हैं, जिसमें से 6,523 रोहिंग्या है। जम्मू, सांभा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग में सबसे अधिक रोहिंग्या जाकर बस गए हैं। पीएफआई ने यूपी में प्लांट किए थे रोहिंग्या। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने अपने गजबाए हिंद मिशन को पूरा करके और भारत में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न के लिए बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की एक बड़ी फौज तैयार की थी। पीएफआई ने बीते कुछ वर्षों में रोहिंग्याओं को ऐसी बस्तियों में प्लांट किया है जहां मिली जुली आबादी रहती है और संवेदनशील इलाकों में शामिल है। पीएफआई का मकसद छोटे छोटे मसलों को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा कर छोटे से विवाद को बड़ी हिंसा और दंगे में बदलना होता है। हालांकि यूपी एटीएस ने पीएफआई के कई सरगनाओं को गिरफ्तार कर सैकड़ों रोहिंग्याओं को ऐसी बस्तियों से पकड़ा है। पूर्व डीजीपी एके जैन के मुताबिक इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक मिशन के तौर पर संवेदनशील इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्लांट किया जा रहा था, ताकि जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल हिंसा फैलाने और राजनीतिक लाभ के तौर पर किया जा सके। बीते कुछ वर्षों में एटीएस ने यूपी में सबसे अधिक रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी की है। इन रोहिंग्याओं को संवेदनशील इलाकों में जानबूझकर प्लांट किया जाता है, फिर स्थानीय नेताओं और पीएफआई जैसे संगठन के लोग इन्हें संरक्षण भी देते हैं। जैन कहते हैं कि इन रोहिंग्याओं के दस्तावेज यूपी के जिले में बनवाने के पीछे सबसे बड़ा कारण इनका राजनीतिक लाभ उठाना होता है। इसी तरह कानपुर में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बुधवार को पुलिस व एलआईयू ने छापेमारी की। ये छापेमारी पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के घर के पास जाजमऊ के रैदास नगर की बस्ती में की गई है। यहाँ पर करीब 50 परिवारों के दस्तावेज जांचे गए। 3 परिवारों के पास बंगाल से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें संदिग्ध मानते हुए उन्हें जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो गई है और अच्छे से काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।